टैगोर स्कूल वावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन लक्षणों में देखो, जैसे आज हम अध्ययन करेंगे जो अगला जो हमारा जो टॉपिक है 4 नंबर, वो है वर्दी। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्दी। ठीक है, वर्दी की हम बात करें कि जो पादप और जंतुओं में जो वर्दी होती है वो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। पादपों में जो वर्दी होती है वो जीवन पर्यंत होती है, बल्कि जंतुओं की हम बात करें उसमें जो वर्दी होती है एक निश्चित आयु तक होती है। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो जंतुओं में जो टूट फूट की जो मरम्मत होती है वो भी क्या होती है, धीमी गति से होती है, बहुत ही कम होती है, बल्कि पादपों में क्या होती है, अधिक होती है। तो जीवों के जो लक्षण की हम बात करें, इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा वो वर्दी रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि जो जंतुओं में जो वर्दी की जो प्रक्रिया होती है वह निश्चित समय तक या निश्चित आयु तक होती है, बल्कि जो पादपों में जो वर्दी होती है वो जीवन पर्यंत होती है, अनियमित रूप से पाई जाती है। ये किसके बारे में हो गया, वर्दी के बारे में हो गया। और ये जो प्रोसेस होती है वो किसमें नहीं पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। तो हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, अध्ययन करेंगे वर्दी के बारे में। तो इसमें हम लिखेंगे वर्दी जो हमारा टॉपिक है कि पादपों में वर्दी जीवन पर्यंत पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में वर्दी एक निश्चित समय तक होती है या निश्चित आयु तक होती है। उसके बाद में जो वर्दी होती है वो रुक जाती है। ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कोई अंग हो या किसी कोशिका की हम बात करें, हमारे शरीर को टूट फूट की मरम्मत करने के काम में हो सकता है, लेकिन वो भी क्या होती है, धीमी गति से होती है, बजाय किसके, पादपों के। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें वर्दी के बाद में जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 5 नंबर में पढ़ेंगे गति। ग्रोथ पढ़ लिया। गति की हम बात करें, जो मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो देखो जैसे हम बात करें सभी जो जंतु होते हैं वो गति करते हैं, लेकिन पादपों की हम बात करें कि जो उच्च श्रेणी की जो पादप होते हैं वो गति नहीं करते हैं। जड़ों की सहायता से भूमि में एक स्थान पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जड़ों की सहायता से भूमि पर एक स्थान पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, क्योंकि जड़ें होती है उसके द्वारा वो स्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे जो पादपों की हम बात करें उसमें क्या पाई जा सकती है, गति देखी जा सकती है। मुख्यतः गमन नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम बात करें जो छोटे जो पादप है, यानी कहने मतलब अल्प विकसित प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें क्या हो सकती है, हम गति हो सकती है। लेकिन पादप के अंगों में गति देखी जा सकती है। जैसे मैं बात करें कि जो पुष्प होता है वो खिल जाता है, वापस मुरझा जाता है, तो पुष्प में एक प्रकार की गति हो गई। ऐसे हम बात करें जिस छुई मुई के पादप को यदि हम छूते हैं तो उस स्थिति में वह पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। और जैसे ही उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो पत्तियां क्या हो जाती है, अपनी स्थिति में वापस से आ जाती है। ये भी क्या है, एक प्रकार की गति है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें ये गति हो गई। अब इसी प्रकार से यदि हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ जो पादप होते हैं जो क्या होते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं। हम बात करें कि जो पादप निम्न श्रेणी के होते हैं उनमें क्या हो सकती है, कुछ प्रकार की गति हम देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं कि कोई ऐसे पूछे कि जैसे हम छोटी क्लासों में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे कि सर किस प्रकार से उसमें गति हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो पादप मतलब किस प्रकार से सजी हुई, तो उसमें क्या होता है कि अन्य अंगों में हम गति दिखाई देती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई पादप होता है, जो बेल होती है, लता होती है, उसमें क्या प्रकार पाई जाती है, गति प्रकार का ही है वो। ठीक है ना। कि जैसे हम बात करते हैं वो जैसे ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, ठीक है ना, उसके कारण वो गति करते हैं, वो क्या करते हैं, लपेट के चलते हैं, जो बेल होती है ऊपर चढ़ जाती है। या फिर हम बात करें कि जो हमेशा जो पत्तियां होती है वो सूर्य की तरफ गति करती है, प्रकाशानुवर्तन गति करती है। उसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर का जो प्रकाश वाला जो मतलब भाग होता है, यानी पत्तियां होती है, वो प्रकाश की तरफ गति इसलिए करती है क्योंकि उसमें प्रकाशानुवर्तन गति पाई जाती है।
ठीक है ना। जड़ें होती है वो हमेशा धनात्मक जलानुवर्तन गति करती है या धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति करती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की गति, इसको मान सकते हैं। वैसे जो चलने की जो प्रक्रिया हम बात करें, उस प्रकार की गति मुख्यतः पादपों में नहीं देखी जाती है। हाँ, निम्न श्रेणी के कुछ पादप हो सकते हैं, या जंतु भी कुछ निम्न श्रेणी के होते हैं, तो बहुत कम सक्रिय होते हैं, बहुत कम रूप से या सक्रिय रूप से गति दिखाई देती है उनमें, बल्कि जंतुओं में से क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। तो इसकी हम बात करेंगे कि जंतुओं में गति पाई जाती है, ठीक है ना। निम्न श्रेणी के जंतु एवं पादप गति के रूप में बहुत कम सक्रिय रहते हैं, बहुत कम सक्रिय रहते हैं, ठीक है। उच्च श्रेणी के पादप, जो विकसित प्रकार के जो पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के पादप जड़ों द्वारा भूमि पर स्थिर रहते हैं, यानी कहने का मतलब गति नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला 6 नंबर की हम बात करेंगे, गति के बाद में हम अध्ययन कर रहे हैं अनुक्रियकता। अनुक्रियकता का मतलब है किसी प्रकार की जो रासायनिक उद्दीपन है या फिर अन्य जो किसी प्रकार की जो उद्दीपन है उसके प्रति वो क्या करते हैं, उद्दीपन महसूस करते हैं, वो होती है अनुक्रियता की प्रक्रिया। जैसे हमारी जो रेटिना होती है या फिर हम आंखों में जो बात करें, जो कोर्निया है, वो क्या करता है, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। तो अपने आप जो अनुक्रिया हो जाए, ठीक है ना, उद्दीपन प्रकट हो जाए, वो क्या कहलाता है, अनुक्रियता कहलाता है। तो अगले हम बात करेंगे अनुक्रियता। अनुक्रियता, उसकी हम बात करें कि सभी सजीव यानी पादप व जंतु होते हैं, वो बाह्य व आंतरिक उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे सभी सजीव मुख्यतः बाहरी व आंतरिक उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। अनुक्रिया की हम बात करें कि इस प्रकार की जो अनुक्रिया है वो क्या हो सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, यानी ये इस प्रकार की जो उद्दीपन हो गए वो बात करें हम रासायनिक भी हो सकते हैं या अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई प्रकाश के प्रति उद्दीपन दर्शा रहा है, ठीक है ना, ये कम प्रकाश है, ज़्यादा प्रकाश है, तापमान के प्रति अनुक्रिया दर्शा रहा है, अम्लीय क्षारीय माध्यम है उसके प्रति क्या कर रहा है, अनुक्रिया दर्शा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बात करें इसमें कि मनुष्य में जो रेटिना होती है, जो आँख की हम बात करते हैं रेटिना पर, जिस पर हमें क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसके यदि हम बात करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। तो इतना सा ही मैं लिखा देता हूँ और बाकी आप समझ गए होंगे। फिर 7 नंबर की हम बात करेंगे प्रजनन। प्रजनन की देखो, जैसे हम बात करें सभी सजीव होते हैं वो अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। सभी जो सजीव होते हैं अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना। अब प्रजनन के बारे में देखो, जैसे हम बात करें कि मुख्यतः जो प्रजनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से पाई जाती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। इसको आराम से समझ लेना कि जो प्रजनन की प्रक्रिया की हम बात करें तो मुख्यतः जो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार से पाई जाती है, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो प्रजनन की हम बात कर रहे हैं
अलैंगिक एक तो होता है अलैंगिक जनन, या फिर दूसरा कौन सा होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं डिटेल से कि जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो प्रोसेस मुख्यतः नहीं पाई जाती है। एक तो जो होता है इसमें कौन सा विभाजन नहीं पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। कौन सा विभाजन नहीं पाया जाता है, अर्धसूत्री जो विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, यानी इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक से संतति में क्या रह जाती है, आधी ही रह जाती है। उससे क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसी के कारण जो द्विगुणित जो युग्मनज होता है उससे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है कि ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। ये मुख्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ही पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। साथ ही यदि हम बात करें इनमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है। युग्मकों का संलयन है, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक दो कौन सा युग्मक होता है, नर युग्मक, और दूसरा कौन सा होता है, मादा युग्मक। एक होता है नर युग्मक, दूसरा होता है मादा युग्मक। और ये युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित के मतलब हम बात करें n प्रकार के। जैसे हम बात करें एक युग्मक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। जैसे ये बात करते हैं पिता से, ये किससे, माता से। ये दोनों युग्मक यदि आपस में संयोजित हो जाए यानी युग्मक संलयन यानी दोनों जुड़ जाए तो किसका निर्माण कर लेंगे, 2n। 2n का मतलब हो गया द्विगुणित, क्या हो गया, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। द्विगुणित युग्मनज, इसी के द्वारा क्या होती है फिर संतति का निर्माण होता है। आगे की जो पीढ़ी होती है इसी के द्वारा बनती है, ठीक है ना। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। अब देखो जैसे हम बात करें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी दोनों युग्मक आपस में संयोजित करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। यानी युग्मकों के संलयन होने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। तो इसकी हम बात करें युग्मक संलयन इसमें नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो जैसे इसमें हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाई जाता है, युग्मकों का संलयन भी नहीं पाई जाता है, निषेचन नहीं होता है, नर व मादा होती है, तो दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे बनने वाली जो संतति होती है वो आकारिकी रूप से हम बात करें या शारीरिक रूप से यदि हम बात करते हैं वो क्या होती है, समान होती है। तो उससे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। हूबहू वैसा ही बनता है तो वो क्या, क्लोन, यानी उसकी फोटोकॉपी बन जाती है। यानी अलैंगिक जनन की हम बात करें उसमें मुख्यतः जो बनने वाली जो संतति होती है वो क्या होती है, जनक के समान ही होती है, जिससे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, ठीक है, हो गए। अब देखो जैसे हम बात करें अलैंगिक जनन की, जैसे अमीबा होता है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दो नए अमीबा बना लेता है, द्विखंडन हो गया वो, ठीक है। ऐसे नहीं थोड़ा सा हम पादपों के बारे में बात करते हैं। जैसे सहतूत की टहनी होती है, उस सहतूत की टहनी को यदि हम काट दे, काटने के पश्चात यदि मिट्टी में उसमें दबा दिया जाता है तो उस स्थिति पर क्या बन जाता है कि नया सहतूत का पादप विकसित हो जाता है। वो क्या है, एक अलैंगिक जनन है, उसमें बीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। या फिर हम बात करें कि अन्य जैसे शीशम है उसको भी हम क्या करते हैं, कायिक जनन द्वारा लगा सकता है। इसके अतिरिक्त गुलाब है उसमें भी कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है पाई जाती है। कंद की यदि हम बात करें, कंद जैसे हम बात करते हैं आलू, ठीक है ना। आलू होता है उसको जैसे हमारे घरों में जैसे मान लो कि उगते हुए देखा होगा, वो अंकुरित होते हुए, उसमें क्या पाई जाती है, एक मतलब अंदर दसी हुई जैसी संरचना पाई जाती है जिसे आंख कहा जाता है। उसी से क्या होता है, उसी भाग से क्या होता है, आलू अंकुरित होता है। और उस भाग को यदि काट कर मिट्टी में दबा दिया जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमें नया आलू का पादप प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का कायिक जनन है। अदरक भी ऐसा ही है, एक प्रकार का कायिक जनन है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ब्राइफिलम जो पत्थर चट्टा होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसमें भी कायिक जनन पाई जाता है। कहने का मतलब पत्तियों के द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो उसमें हम बात करें कि इस प्रकार की यदि हम स्थिति पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार की जो स्थिति में क्या होता है कि जो बनने वाली संतति होती है वो जनक के समान होती है, तो उससे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया, अलैंगिक जनन के बारे में हो गया, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जनक के समान ही संतति प्राप्त होती है।
बल्कि लैंगिक जनन की यदि हम बात करते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है और युग्मक संलयन, दोनों प्रक्रिया इसके अंतर्गत पाई जाती है। यानी निषेचन होता है और नर व मादा दोनों युग्म क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। इसलिए बनने वाली जो संतति होती है उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और देखो जैसे हम बात करें कि बनने वाली जो संतति में जो विभिन्नता का जो कारण होता है, वो हम बात करते हैं कि जो हमारे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है उसकी प्रावस्था पाई जाती है प्रोफेज फर्स्ट। उस प्रोफेज फर्स्ट की जो प्रावस्था होती है पेकाइटिन, उसमें जीन विनिमय, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रावस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट, उसकी प्रावस्था होती है पेकाइटिन, ठीक है ना। उसमें जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके अंतर्गत जीनों का आदान प्रदान हो जाता है और उसी की वजह से क्या होता है, होने वाली जो संतति होती है उसमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल से बता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें पहले अच्छी प्रकार से आपको सुनना है, सुनने के बाद में फिर उसको क्या करना है, रफ कॉपी में उतारना है, समझना है और फिर क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना है, ठीक है ना। ये आज की हमारी क्लास है।